नमस्कार दोस्तों हम लोग यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि जितने भी आपके सेंटर और स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, या वो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ स्टडी विथ महेश। तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है ये शुरुआत होता है उत्तरवर्ती मुगल काल से, बाद का मुगल पीरियड जो कि 1707 से शुरू होता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके 3 लड़के होते हैं, वहाँ से शुरुआत होती है इसकी। वहाँ से क्यों होती है और 1707 ही से क्यों इनको आधुनिक माना गया, उसके पहले क्यों नहीं, उसके बाद क्यों नहीं, ये डिटेल हम लोग पिछले लेक्चर में देख लिए हैं। किस शासक की क्या यहाँ पर भूमिका रही है, ये तीनों देख लिए हैं हम लोग फर्रुखसियर तक। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं जाके, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको वीडियो आगे मिलते रहें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी आने वाले वीडियो की। तो फर्रुखसियर तक हम लोग देख लिए थे कि फर्रुखसियर ने क्या किया था। इन्होंने 3000 रुपये ले लिए थे वार्षिक, और टैक्स फ्री व्यापार की एक छूट दे दी थी। फरमान जारी कर दिया था बंगाल के क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी को। वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। प्रॉब्लम स्टार्ट वहाँ से ऐसी होती है कि बंगाल को रेवेन्यू नहीं मिलता, पैसे की कमी होने लगती है उनके राजस्व में, क्योंकि व्यापारी थे जो बेईमान, वो टैक्स ऑलरेडी नहीं दे रहे थे। कंपनी तो टैक्स दे ही नहीं रही थी क्योंकि 3000 दे रही थी वो एक साल में, और जो ईमानदार थे वो टिक नहीं पा रहे थे व्यापारी। तो यहाँ पर पैसों की इनकी कमी होने लगी। तो जाहिर सी बात, पैसों की कमी होगी तो प्रॉब्लम तो स्टार्ट होगी। तो उस प्रॉब्लम का कह सकती है बीज बो दिए गए प्लासी की युद्ध और बक्सर की युद्ध के। तो देखेंगे क्या होता है आगे। अभी फर्रुखसियर के बाद शासक जो आते हैं मोहम्मद शाह आते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला आते हैं। फर्रुखसियर के पीरियड में दो सैयद बंधुओं का बहुत वर्चस्व था, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। इतना वर्चस्व था कि अंदरूनी राजनीति में पूरा उन्हीं का योगदान था और सब कुछ वही मेंटेन कर रहे थे। बाद में इन्होंने, दोनों भाइयों ने इनको मार भी दिया था, इनकी मृत्यु भी कर दी थी जब उनके हिसाब से नहीं चल रहे थे और उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी चीज़ें। जब अंदरूनी राजनीति चलने लगी प्रशासन में तो फिर इनको मार भी दिया गया था, फर्रुखसियर को तो मर्डर कर दिया था। अब जब फर्रुखसियर का मर्डर हो गया तो फिर उनके एक लड़के को, जिसकी उम्र लगभग उस समय 18 साल रही होगी, शासक बनाया। और वो जो शासक था वो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से बना, और उन्हीं को हम लोग पढ़ना है। तो 4th नंबर का ये शासक है मोहम्मद शाह रंगीला। बाद के मुगल पीरियड में 1719 से 48 तक इनका शासन रहता है। लगभग कह सकते हो कि बहुत लंबा शासक इनका रहता है। और इनको रोशन अख्तर, इनका जो मूल नाम था, रोशन अख्तर मूल नाम था, लगभग 28-30 साल के आसपास शासक रहता है। और इनको जो उपाधि दी गई थी वो रंगीला की दी गई थी। रंगीला क्यों? क्योंकि इनको शौक था गाना बजाने वाला, तो गाना का बहुत शौक था। लग्जरी लाइफ जी रहे थे, ऐशो अय्याशी का शौक था, तो इसलिए इनको रंगीला का नाम दिया गया। लेकिन इनके पीरियड में सैयद बंधुओं का वर्चस्व कम नहीं होगा, ये मत समझिए। इतना ज़्यादा वर्चस्व था सैयद बंधुओं का कि इनका समझ लीजिए थोड़ा कहीं भी जाना होगा ना तो उनसे पूछना पड़ता था सैयद बंधुओं से, ये करना या ये करना है। तो ये तो सिर्फ नाम मात्र के एक शासक थे मोहम्मद शाह। मैन तो सैयद बंधु चला रहे थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। और उनका जो प्रशासन था सैयद बंधुओं का, थोड़ा सी उनकी बात कर लेते हैं उनकी। तो जैसे गुजरात पीरियड, गुजरात है जो, या कह सकते हो कि आपका राजपूत है जो उधर वाला क्षेत्र आता है, सॉरी गुजरात नहीं, राजपूत वाला क्षेत्र है। इधर मैप में देखिए आप पहले, ये इसमें देखिए बाद का मैप है। हालांकि जैसे राजपूत हैं, इन लोगों ने विश्वास जीत लिया था। जैसे यहाँ पर अजीत सिंह है मेरवार के, जय सिंह है अंबर के शासक, तो इनका विश्वास जीते चुके थे ये दोनों भाई। इनके साथ इनकी संधि थी मुगलों के, मराठाओं के साथ। तो यहाँ पर इनका, और खासकर मराठाओं का इधर ध्यान भी नहीं था, वो साउथ में, दक्षिण भारत में ज़्यादा लगे हुए थे। तो इनसे कोई ज़्यादा अभी यहाँ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और दूसरे जो चीफ थे उनसे भी कुछ ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं थी, तो सबको मेंटेन बनाए थे। अंदरूनी
पॉलिटिक्स थी इनके यहाँ, अंदरूनी राजनीति हो रही थी। सैयद बंधुओं का वर्चस्व कई लोगों को पसंद नहीं था, क्योंकि ये लिबरल राजनीति कर रहे थे, ये सेकुलर राजनीति थी इनकी, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, जहाँ पर हिंदुओं का भी वर्चस्व था, हिंदू जो धर्मगुरु थे, और मुस्लिमों का भी था। तो मुस्लिमों को जो इस्लामिस्ट जो थे उनको लग रहा था ये एंटी इस्लामिस्ट है, मतलब इस्लाम के अगेंस्ट है, और मुग़लों के अगेंस्ट हैं, क्योंकि मुग़ल के जो फ़र्रुख शेर को उन्होंने मार दिया था और डर पैदा किए थे। इस शासक को, मोहम्मद शाह को, एक कठपुतली बनाए हुए थे, तो ये डर था। अंदर से स्टार्ट होती है पॉलिटिक्स। उस पॉलिटिक्स में इनका एक भाई भी मारा जाता है, उसका मर्डर हो जाता है, हुसैन अली खां का, और बाद में फिर अब्दुल्ला खां को भी लड़ाई में मार दिया जाता है, क्योंकि लड़ाई होती है, फिर उनसे युद्ध होता है, उनको भी मार दिया जाता है। तो इनका फिर वर्चस्व यहाँ से ख़त्म हो जाता है। लेकिन इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में, इनके प्रशासन में अंदरूनी कह सकते हो कि पॉलिटिक्स होने लगी थी, अंदरूनी राजनीति होने लगी थी। जमींदार अपने अलग को, और जो अलग अलग जो एलिमेंट्स थे समाज में, जो अलग अलग तत्व थे, वो अपने अपना अलग अलग करने लगे थे। पैसा, कई लोग तो लैंड रेवेन्यू नहीं दे रहे थे, मिसमैनेजमेंट होने लगा था सब कुछ। इवन इतना प्रॉब्लम होने लगी थी इनको, इतना पैसा नहीं मिल रहा था कि अपने जो सोल्जर है ना उनके सही से कह सकते हो कि तनख्वाह और वो दे दी। तो इतनी प्रॉब्लम होने लगी थी इनके पीरियड में। तो राजनीति तो स्टार्ट होना तय थी। इसका फ़ायदा उठाया किसने? दूसरे लोगों ने। और शासन तो देखिए कमज़ोर था ही, डरपोक था, कायर था, एक समझ कह सकते हो, कुछ वो था नहीं। दूसरा रहा जो भी थोड़ा बहुत है तो वो अपना ऐश और अय्याशी में लगा दे रहे थे समय। तो इसके शासक में जो अच्छे लोग थे इनके प्रशासन में, उन लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। जैसे निज़ामुल मुल्क की हम बात करते हैं तो उनके हिसाब से नहीं चल रहे थे, क्योंकि बहादुर और अच्छा एक तरह से माना जाता था इनके उसमें कोर्ट में, दरबार में। तो ये चला गया और इन्होंने अलग हैदराबाद की स्थापना कर ली निज़ामुल मुल्क ने। और दूसरे जो राज्य थे, जो गवर्नर उनके यहाँ के थे, जो पहले केंद्र के अंडर में रह रहे थे, प्रशासन के चला रहे थे मुग़लों के अंडर में, अब वो अलग अलग स्वतंत्रता की मांग करने लगे, क्योंकि जो हमारा केंद्र का शासक है, मुग़ल शासक है, वो कमज़ोर पड़ने लगा था और वहाँ राजनीति चल रही थी, अंदरूनी पॉलिटिक्स हो रही थी। तो उसका फ़ायदा उठाया तो अनेक राज्य स्वतंत्रता की मांग करने लगे। जैसे हैदराबाद हो ही गया, और ये बंगाल का आपका अलीवर्दी खां स्वतंत्रता की बात करने लगे। अवध वाला क्षेत्र, कर्नाटक वाला क्षेत्र, सब अपनी स्वतंत्रता की मांग करने लगे। इवन जो चीफ भी रहे, जो जमींदार थे, वो लोग भी अपनी स्वतंत्रता की वो करने लगे। तो ये अलग अलग सब, ये देखिए हैदराबाद, ये बंगाल वाला क्षेत्र, ये अवध वाला क्षेत्र, कर्नाटक वाला, तो अपने अपने सब मांग करने लगे स्वतंत्रता की। तो मुग़ल तो बहुत सिकुड़ के रह गया, छोटा सा ये। तो मुग़ल की कमजोरी सामने आने लगी मुग़लों की, और कि ये मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं, अब इनका वर्चस्व उतना नहीं रह गया है, अब ये कमज़ोर पड़ गए हैं, क्योंकि पावरें इनके पास नहीं रह गई। इनके खुद के जो गवर्नर हैं, जो वो अलग अलग अपने स्वतंत्र होने लगे हैं, इनका क्षेत्र कमज़ोर पड़ गया है। उसी का फ़ायदा उठाया मराठाओं ने, और मराठाओं के एक पेशवा थे बाजीराव प्रथम, उनके नेतृत्व में इतना ये लोग बढ़ गए उत्तर वाले क्षेत्र में मराठा, कि 1737 में दिल्ली तक इन्होंने मार्च कर दिया, समझ लीजिए आप। और मराठाओं ने पूरा कब्जा कर लिया था। ये देखिए आप मैप में, ये दिल्ली तो बहुत, ये तो मुग़ल तो बहुत कम रह गए हैं। इस मैप में और क्लियर हो जाएगा। देखिए मराठाओं का क्या है ये, और दिल्ली, और ये मुग़लों को देख लीजिए, दिल्ली तक पहुंच गए थे मराठा। तो ये इनकी कमजोरी से ये लोग यहाँ पहुँच गए थे, और दूसरे स्टेट राजपूत अपना अलग करने लगे थे, और रोहिल्ला अलग, और देखिए राजपूत का अपना अलग करने लगे थे, रोहिल्ला अलग हैं, और ये सिख यहाँ अलग हैं, ये सब लोग अलग अलग अपना वर्चस्व दिखाने लगे। इसी का फ़ायदा उठाया एक, देखिए ये सब यहाँ पे कुछ आएगा नहीं पेपर में, लेकिन ये बैकग्राउंड हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मार्क्स लगाएं उतना ही कम है, तो इन पे स्टार लगा लीजिए आप, इसको तो याद करना ही आपको इतने को। तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण होता है। ये नादिर शाह कौन है? फारस ईरान का नेपोलियन है, और इनका काम ही लड़ाई है, और ये लड़ाई करता था इधर उधर, इतनी लड़ाई करता था कि ये लड़ाई में खुद बर्बाद हो गया, और इसको अपनी सेना चलाने के लिए पैसा तक नहीं रहे। मजबूरी में इंडिया पे अटैक करना पड़ा, क्योंकि इसको पता था इंडिया में बहुत धन है। जब इंडिया पे अटैक किया, इसको ये भी पता था कि मुग़ल कमज़ोर पड़ गए, मुग़लों के पास बहुत कमजोरी हो गई, मराठाओं की शक्ति बढ़ रही, लेकिन फिर भी इसने मुग़लों पे अटैक कर दिया और मुग़ल सेना को बुरी तरह से हरा दिया। करनाल के युद्ध में
हरियाणा में है ये। 24 फरवरी 1739 में ये उल्टा लग गया। मुगल सेना पूरी तरह से हार गई करनाल के युद्ध में, और इसने समझ लीजिए जब हारी, मोहम्मद शाह रंगीला की पीरियड की बात है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नादिर शाह का अटैक इन्हीं के पीरियड में हुआ था, इन्हीं के ऊपर, मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है पेपर में। हार गई मुगल सेना, और ये लगभग 37 दिन तक दिल्ली रहा था। और आपको बताया ना कि मुगलों को तो इसने लूटा ही है। दिल्ली में जो जितने बड़े जमींदार थे, पैसा वाले थे, सबको इन्होंने लूटा इसकी सेना ने। और बताते हैं कि 70 करोड़ रुपया यहाँ से ले गया था उस समय, आप समझ लीजिए। और इतना पैसा था ये कि इसने अपने यहाँ 3 साल तक अपनी जनता के ऊपर टैक्स नहीं लगाया कोई, समझ लीजिए। और जिसकी जो स्थिति खराब थी ना, खस्ता हालत थी, वो सुधर गई। इसके बाद एक चीज़ और, तख्ते ताउत या मयूर सिंहासन एक ही चीज़ है। इस पे मुगल शासक बैठते थे, ये उनका बहुत अच्छा सिंहासन माना जाता था। इनको भी ले गया, और कोहिनूर हीरा भी लूट के ले गया इनसे। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं कि ऐसा मुगल शासक बताइए जो अंतिम बार, लास्ट बार मयूर सिंहासन में बैठा हो, तो वो मोहम्मद शाह रंगीला ही था। या फिर ऐसा मुगल शासक जिसके से कोहिनूर हीरा लूट के ले गया नादिर शाह, तो मोहम्मद शाह रंगीला ही है वो। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना आप। अब जब ये सब चीज़ें हैं, नादिर शाह ने अटैक कर दिया। देखिए नादिर शाह का एक सेनापति था बहुत इंपॉर्टेंट, उसका जो नाम था अहमद शाह अब्दाली। उसका भी नाम आने वाला है आगे, अब्दाली का, क्योंकि ये सेनापति था और इसने सारी चीज़ मैनेज की थी। तो जब नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है तो यही भारत पर अटैक करता है, बार बार अटैक करता है। इतने बार इसने अटैक किया कि हद से भी ज़्यादा। और ये एक सबसे लास्ट बार जो इन्होंने किया जो आक्रमण, वो मराठाओं के अगेंस्ट था, और पानीपत का तृतीय युद्ध था वो आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अहमद शाह अब्दाली का नाम आप यहाँ पर याद रखना। तो अब इनके बाद जब ये लूट ले गए मुगलों के, तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई कि मुगलों का, समझ लीजिए आप, जो पर्दा डली हुई थी कि बहुत वर्चस्व है, ये है, उनकी जो इमेज बनी हुई थी वो सब खुल चुकी। अरे मुगल तो कुछ नहीं है, इनके पास कुछ है ही नहीं, ना तो लड़ाई कर पाएंगे, ना ताकत है इनके पास, अब कुछ नहीं रह गया इनके पास। तो मराठाओं का वर्चस्व बढ़ गया, मराठाओं के हौसले बुलंद हो गए, मराठाओं ने पूरा ही कब्जा लिया फिर बाद में, ये देखिए। और अंग्रेज़ों के हौसले सबसे ज़्यादा बुलंद हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी के। उन्होंने कहा अब ठीक है ये, तो वो फिर अपनी पॉलिटिक्स करने लगे, और फिर उन्होंने शुरुआत की अपनी पॉलिटिक्स, और उनको कैसे इनको डिफीट करना है और क्या करना है, फिर वो पूरा लग गए अंग्रेज उसमें। और उसी का इन्होंने फ़ायदा भी उठाया अंग्रेज़ों ने, तभी ये लोग यहाँ पर अटैक कर पाए। ये जो युद्ध था बहुत निर्णायक था नादिर शाह का, क्योंकि मुगलों की पोल यहीं से खुली और बहुत कमज़ोर मुगल हो गए थे, और इनकी जो पोल पता लग गई मराठा और अंग्रेज़ों को, अंग्रेज़ों ने इसी का फ़ायदा उठाया। फिर इसके बाद जो शासक हुए वो अहमद शाह थे, तो इन्होंने कुछ ज़्यादा किया नहीं। आलमगीर द्वितीय शासक हुआ बाद में, 6वां शासक था। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इनके जो पीरियड की घटना ये है कि प्लासी का युद्ध हुआ इनके समय। तो प्लासी का युद्ध कौन सा मुगल शासक था जब हुआ था, तो आलमगीर द्वितीय था, 1754 से 59। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। प्लासी का युद्ध के बारे में हम लोग आगे डिटेल पढ़ेंगे। अभी यहाँ देख लीजिए, 21 जून 1797 में हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनका जो सेनापति था मीर जाफर, और अंग्रेज के रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, और ये अंग्रेज जीते थे इसको। युद्ध नहीं था, एक अंग्रेजों के द्वारा सौदा किया गया था और इनको बेच दिया गया था बंगाल के नवाब को। और क्यों ये युद्ध हुआ था, ये आपको जड़ें हम बता दिए थे कि वहाँ पर जो 3000 रुपये टैक्स फ्री व्यापार की वो कर दिया था, और वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी थी। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कमज़ोर पड़ने लगा था, पैसा नहीं आ रहा था, और बेईमान व्यापारी और सब ये वो कर रहे थे। वो हम डिटेल देखेंगे जब प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये आपको एक ओवरव्यू यहाँ पर मिल गया। तो ये लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक करिए, और नहीं आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्यों डिसलाइक किया। और अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो मैं फिर कहूँगा सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन दबा लीजिए, और शेयर भी कर सकते हैं आप लेक्चर को। और अगर आप फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर लीजिए द एम इंस्टीट्यूट के नाम से फेसबुक पेज पे, और द एम इंस्टीट्यूट टेलीग्राम पे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वहाँ भी मिल जाएगा। और वहाँ पे आपको अगर PDF की ज़रूरत है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी ये लेक्चर की। जय हिंद, जय भारत।